नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका इस राजनीति विज्ञान के इस लेक्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने शीत युद्ध के घटनाक्रम के बारे में चर्चा की थी और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। हम इसके पहले के लेक्चर में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बाल्कन समझौते की अवहेलना शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शीत युद्ध है उसमें जर्मनी का जो विषय है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो बहुत बड़ा कारण था वो जर्मनी की अपनी महत्वाकांक्षा थी और मित्र राष्ट्र 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि जर्मनी को इस हद तक उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया जाए, उसका अनाजीकरण और उसकी जो सैन्य शक्ति को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो फिर से वैश्विक शांति के लिए कोई खतरा उत्पन्न न कर सके। हम सभी वाकिफ हैं कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध एक छोटे से अंतराल पर और दोनों में ही जर्मनी की भूमिका जो है वो किसी से छुपी नहीं है, एक महत्वपूर्ण जो उसकी भूमिका रही युद्ध के उत्प्रेरक के रूप में। तो इस बात के प्रति हमारे जो मित्र राष्ट्र थे वे सचेत थे और 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मनी पर और बर्लिन पर भी अपना अधिकार कर लिया और उसको 4 अधिकृत क्षेत्रों में उसका विभाजन हो गया। 4 ऑक्यूपेशन जोन्स और इन अधिकृत क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का अपना कब्जा हो गया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। और यह तय हुआ कि यह कब्जा जो है वो अस्थायी रूप से रहेगा और बाद में शांति संधि के समय इसका एकीकरण करके उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। समझौते के अनुसार जर्मनी तथा बर्लिन पर इन देशों का जो आधिपत्य रहेगा वो सिर्फ एक अस्थायी स्वरूप में रहेगा, इसकी प्रकृति स्थायी नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका और परस्पर अविश्वास का जो कारण था उसके फलस्वरूप जर्मनी इन 4 अधिकृत क्षेत्रों में वास्तविक तौर पर विभक्त हो गया और इस बात की सहमति बनी कि इसको प्रशासकीय तथा अधिकृत क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, इसका अनाजीकरण करते हुए, और इसको एक आर्थिक इकाई के रूप में बने रहने दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 के बीच जो जर्मनी के पोट्सडैम सम्मेलन में जो सहमति बनी थी कि इसको प्रशासकीय रूप में इसका विभाजन होगा और सिर्फ प्रशासकीय मुद्दों पर इन मित्र राष्ट्रों का अपना एक जो निर्णय होगा, बाकी आर्थिक तौर पर वो एक इकाई के रूप में, एक एकीकृत इकाई के रूप में बना रहेगा। किंतु ये व्यवस्था बनी नहीं रह सकी और जो
1938 से पहले की जर्मनी की स्थिति थी उसके 1/4 भाग को लगभग जो है वह उससे जर्मनी को वंचित कर दिया गया और काफी हद तक मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो है उसकी शक्ति को न्यून कर दिया गया। सोवियत और पाश्चात्य देशों का जो अविश्वास था वो अपने चरम पर पहुंचा। इस पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में सोवियत संघ ने क्षतिपूर्ति के रूप में 20 अरब डॉलर की मांग की और ये कहा कि इसकी क्षतिपूर्ति जो है वह जर्मनी से वसूल कर या जर्मनी के अधिकृत क्षेत्रों से वसूल कर की जाए और इसके आधे हिस्से पर उसने अपने और पोलैंड की दावेदारी प्रस्तुत की और शेष आधे के लिए अन्य मित्र राष्ट्रों को भी ऐसा करने के लिए कहा। किंतु इसके लिए रूजवेल्ट और अन्य जो पाश्चात्य मित्र राष्ट्र थे वे सहमत नहीं थे और इस पर कोई सहमति नहीं बनी और इसको आगे की शांति संधि के लिए छोड़ दिया कि इसका निर्णय जो आगे की कार्यसूची में इसको सम्मिलित किया गया। लेकिन ये रूजवेल्ट और जो पाश्चात्य देशों की ये जो प्रयास थे वे बहुत सफल नहीं हो सके और जो उनकी एक सोच थी कि जर्मनी एक आर्थिक इकाई के रूप में बनी रहेगी, ये जर्मनी एक आर्थिक इकाई के रूप में बनाना रह सका और पाश्चात्य देशों ने जो अपने अधिकार क्षेत्र के जो क्षेत्र थे उनका एकीकरण करके एक पश्चिमी जर्मनी की स्थापना की और पश्चिमी जर्मनी के रूप में उसको एक तरह से उसकी स्थापना कर दी। यद्यपि कि जब जर्मनी के एकीकरण को लेकर के कोई समझौता न हो सका और शांति संधि का कोई प्रारूप तैयार नहीं हो पाया तो इस बात पे सहमति बनी कि इन राष्ट्रों के मित्र राष्ट्रों के सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के विदेश मंत्री मिलकर के एक प्रारूप तैयार करेंगे जर्मनी के एकीकरण का। किंतु शीत युद्ध का तनाव इसके बीच में इतना चरम पर पहुंच जाता है कि वो प्रारूप अपना अस्तित्व नहीं ले पाता है, अपने अस्तित्व में नहीं आ पाता है और निश्चित तौर पर जो जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न इन पाश्चात्य देशों ने देखा था वो स्वप्न जो है वो अधूरा रह जाता है। फिर नवंबर 1945 में ऑस्ट्रिया की चुनाव में साम्यवादी ताकतों की हार होती है और ये घटना सोवियत संघ स्टालिन को एक तरह से इस बात के लिए भयाक्रांत कर देती है। उसको ये एक संदेह हो जाता है कि शायद यही स्थितियां जर्मनी में भी कमोबेश हो सकती हैं और इस रूप में वो जो इसके एकीकरण को लेकर के जो मॉस्को में और लंदन में 1947 में जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में इस एकीकरण को लेकर के जो कोई फैसला नहीं हो पाता है और अंततः जब इस जर्मनी के एकीकरण पर कोई फैसला नहीं हो पाता है तो पाश्चात्य देशों के द्वारा उन अधिकृत क्षेत्रों को पश्चिमी जर्मनी के रूप में एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के नाम से एक नए जो देश की स्थापना की जाती है और इसके प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा भी 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी जिसको कि वो लोकतांत्रिक जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसको जीडीआर कहते हैं शॉर्ट में और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एफआरजी जो कि पश्चिमी जर्मनी था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वह पूर्वी जर्मनी के रूप में अपने अस्तित्व में आता है। और सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अपने अस्तित्व में ही नहीं आता है बल्कि जब इस विभाजन के समय लोगों की जन आकांक्षाओं को भी जो जर्मनी के जब ये विभाजन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जन आकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है और कहीं ना कहीं ये इनके आपसी जो हित हैं
उन हितों को लेकर के और साम्यवादी और उदारवादी विचारधाराओं के अपने वर्चस्व की लड़ाई के कारण इस देश का विभाजन कर दिया जाता है। और उसका उद्देश्य उससे उसमें अपनी विचारधारा के वर्चस्व के साथ साथ उससे अपनी क्षतिपूर्ति के रूप में, विशेष तौर पे सोवियत संघ के संदर्भ में बात करें तो उसकी वसूली करना या उससे अपना जो क्षतिपूर्ति पूरा करना उसका उद्देश्य हो जाता है। और सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का विभाजन नहीं होता है, बल्कि इस पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के विभाजन के साथ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो सीमा रेखा थी, जो विभाजन रेखा था, वह पश्चिम और पूर्वी यूरोप की भी विभाजन रेखा बन जाता है। क्योंकि पूर्वी यूरोप के अधिकांश, हमने इसके पहले बाल्कन की जो अवहेलना की बात की थी, जो उसमें हमने देखा किस प्रकार से यूगोस्लाविया और जो बुल्गारिया और अन्य देशों में किस प्रकार से सोवियत प्रभाव स्थापित होता है पूर्वी यूरोप के देशों में विशेष तौर पे, और ग्रीस पर भी किस तरह का दबाव बना रहता है। तो इस प्रकार से जो पूरा एक पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का जो विभाजन होता है वो एक शीत युद्ध का एक प्रतीक चिन्ह भी बन जाता है। और हम आगे देखते हैं कि सिर्फ इस विभाजन, जर्मनी का विभाजन होता है और बर्लिन का भी इसी तरह से विभाजन हो जाता है। और उसमें बर्लिन की दीवार, इसमें बाद में जो बर्लिन ब्लॉकेड में की जब बात होती तो वहां पर बर्लिन ब्लॉकेड में जो है बर्लिन में दीवार भी खड़ी कर दी जाती है सोवियत संघ के द्वारा। तो इस रूप में हम देखेंगे कि जर्मनी एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा विषय इस शीत युद्ध का रहता है। जर्मनी के विषय के बाद यदि हम बात करें तो एक और जो घटनाक्रम है वो है ट्रूमैन के सिद्धांत की। और ट्रूमैन के सिद्धांत से पहले यदि हम फुल्टन के भाषण की हम बार बार चर्चा करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि शीत युद्ध के एक तरह से घोषणा थी वो, और जो विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के मिसौरी राज्य में राष्ट्रपति ट्रूमैन के उपस्थिति में जो फुल्टन का जो भाषण दिया, वो वास्तव में शीत युद्ध की एक तरह से औपचारिक घोषणा थी। और उसी के पश्चात दोनों ही जो राष्ट्र हैं, या दोनों ही खेमे कह लें, यदि राष्ट्र के बजाय दोनों खेमे या ध्रुव कहें, उन्होंने स्पष्ट तौर पर, सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की आलोचना और तीखी आलोचनाओं में वे शामिल हो गए। और अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा जो कि वैश्विक या एक कूटनीतिक गरिमा के विपरीत था। एक पक्ष का यह मानना था कि वो उदारवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के विचारों के विपरीत, ईसाई धर्म के विपरीत है, जो कि विंस्टन चर्चिल भी अपने फुल्टन भाषण में कहते हैं कि जो सोवियत प्रभाव है वास्तव में यह ईसाई सभ्यता और स्वतंत्रता का विरोधी है और इसलिए इसका प्रसार रोका जाना चाहिए। और ट्रूमैन इस चर्चिल के इस भाषण से, इस फुल्टन भाषण से सहमत होते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो उस समय होता है, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जो वलास रहते हैं, वो हेनरी वलास, जो कि सोवियत और अमेरिकी, संभवतः वलास जो है रूजवेल्ट की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं और वो अमेरिकी और सोवियत जो संबंधों को बेहतर बनाने के पक्षधर होते हैं और वो उसकी वकालत करते हैं कि अमेरिकी और सोवियत संबंधों को बेहतर होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रूमैन अपने इस वाणिज्य मंत्री को 12 सितंबर 1946 को बर्खास्त कर देते हैं। यानी एक तरह से ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी सोवियत खेमे की वकालत करता हुआ दिखाई देगा, अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो आंतरिक हो अथवा बाह्य। तो इस रूप में फुल्टन का जो पूरा जो भाषण है, यह जिसमें कि फुल्टन में चर्चिल कहते हैं कि पूरा एक लौह दीवार हो गई है, लौह दीवार
की स्थापना हो गई है और ये लौह दीवार वास्तव में सोवियत प्रभाव के क्षेत्रों को या सोवियत प्रभाव के देशों को स्वतंत्र विश्व में, यानी जो सोवियत प्रभाव में जो देश हैं वो स्वतंत्र नहीं है और उनको स्वतंत्र देशों में घटित होने वाली घटनाओं से उनकी सूचना उनको प्राप्त न हो, इससे वंचित करने के लिए एक प्रकार की दीवार खड़ी हो गई है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और शीत युद्ध अपने चरम जो है स्थिति में पहुंच जाता है इस 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण के साथ। इस फुलटन भाषण के बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अभी इसके पहले हमने बात की थी किस प्रकार से कंटेनमेंट या जो प्रसार की नीति को रोकने की बात की जा रही थी, हम इसके पहले हमने देखा किस प्रकार से बाल्कन समझौते की अवहेलना होती है और उसमें तमाम देशों पर सोवियत प्रभाव स्थापित हो जाता है। ग्रीस में जो कि 90%, जिसमें ब्रिटेन के अधिकार को सहमति और स्वीकृति दी गई थी और 10% जो है उसमें सोवियत प्रभाव या सोवियत, बाद में ब्रिटेन उस पर अपना एक प्रभुत्व स्थापित करता है या एक प्रभाव स्थापित, प्रभुत्व की बजाय नियम प्रभाव कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस ग्रीस पर भी कहीं ना कहीं सोवियत और साम्यवादी प्रभाव का स्थापित करने का दबाव था और ग्रीस के साथ साथ तुर्की में भी सोवियत संघ अपनी सीमाओं का एक तरह से पुनर्निर्धारण करना चाहता था और वहां पे अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा था। और जब ग्रीस और तुर्की में जो सोवियत दबाव बढ़ता जा रहा था, इसके प्रति पाश्चात्य देश चिंतित थे। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है और अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ब्रिटेन ग्रीस से अचानक से वापस आ जाता है और एक रिक्तता हो जाती है। यहां पर ट्रूमैन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका को ये बात महसूस होती कि यदि ये रिक्त छोड़ दिया गया या उसमें शून्यता रह गई तो साम्यवादी प्रभाव और प्रसार को कोई रोक नहीं सकता और साम्यवादी प्रसार को रोकना उनकी दृष्टि में आवश्यक था। और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन कांग्रेस के पास 12 मार्च 1947 को जाते हैं 40 करोड़ डॉलर की सहायता की स्वीकृति के लिए। ग्रीस और तुर्की में सहायता के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता के प्रस्ताव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन कांग्रेस के पास जाते हैं और उसमें जिस नीति की वो उद्घोषणा करते हैं कि अमेरिका की जो नीति है वह यूरोपीय राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यूरोपीय राष्ट्रों में यदि अल्पसंख्यक सशस्त्र बलों के द्वारा उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिका इस नीति का उपयोग करेगा और इस किसी भी सहायता को वह किसी भी हद तक वो सहायता प्रदान करेगा। और इस नीति से जो अमेरिकी कांग्रेस है वो सहमत होती है और इसको स्वीकार कर लिया जाता है और अमेरिका ब्रिटेन के उस रिक्त स्थान के प्रति उसमें अपनी भूमिका तुर्की और ग्रीस में निभाने के लिए अपनी जो स्थिति वहां पर अपना हस्तक्षेप शुरू कर देता है। और एक प्रकार से यह घोषणा हो जाती है, एक प्रकार से अमेरिका यह घोषणा कर देता है कि यूरोप के किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता या साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका किसी भी सीमा तक जा सकता है या किसी भी सीमा तक जाएगा, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या वो सैन्य सहायता हो। और एक प्रकार से सोवियत संघ को वह
चुनौती भी प्रदान कर देता है कि वह सोवियत साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका अब तैयार है किसी भी रूप में, और वह सीधे तौर पर उसको चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। ग्रीस और तुर्की की घटना भी शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाई देती है कि किस प्रकार वो सीधे तौर पर अमेरिका और सोवियत संघ को आमने सामने खड़ा कर देता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम इन शीत युद्ध के इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम ट्रूमैन सिद्धांत के बाद फिर मार्शल योजना और अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव हमें भेजें जिससे कि हम इस लेक्चर को और बेहतर कर सकें, और इस रिकॉर्डिंग में मेरा सहयोग देने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी प्रतिमा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।